साल 1945 अनडिवाइडेड इंडिया के लाहौर हाई कोर्ट में ऑब्ससेनिटी यानी फहश और अश्लीलता का मुकदमा चल रहा था। आरोप लगा था उर्दू के दो मशहूर नॉवेलिस्ट अपनी कहानियों में गंदी और समाज को आहत करने वाली जबान में बेहुदा कहानियां लिख रहे हैं। आरोपियों में एक सादत हसन मंटो थे। उनकी कहानी बू में इस्तेमाल किए गए अभद्र लफ्ज के लिए वो कटघरे में थे और उसी कटघरे में थी एक औरत जिसे उस वक्त का समाज एक बुरी औरत करार कर चुका था। इस बुरी औरत को अपनी कहानी लिहाफ में समलैंगिक संबंधों और सेक्स जैसे टैबू मुद्दों पर लिखने के लिए फहश और चरित्रहीन कहा गया। समाज के इस क्रूर नजरिए से अलग उसी बुरी औरत को आगे चलकर 1976 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री दिया गया। ये औरत थी इस्मत चुगताई। नमस्कार, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रैंड डेम ऑफ उर्दू लिटरेचर इस्मत चुगताई की। समझेंगे उनकी कहानी लिहाफ को और उस पर चले मुकदमे को, और जानेंगे उस बेखौफ औरत को जिसने समाज के खोखले आदर्शों को नकार कर जिंदगी की सच्चाइयों को लिखने की हिम्मत की। इस्मत चुगताई, जिन्हें इस्मत आपा भी कहा गया है, उनकी शख्सियत और उनका लेखन एक दूसरे का पूरक है, जो बगावत, मासूमियत, ईमानदारी, अल्हड़पन और शगुफ्ता अक्खड़पन की इबारत है। उन्होंने अपने चौंका देने वाले मौजू, हकीकत पसंद तहरीर और अपने अनोखे अंदाज के बिसात पर उर्दू अफसाना और नॉवेल निगारी की तारीख में अपने लिए एक अलग जगह बनाई। इंसानी जिंदगी की छोटी छोटी घटनाएं उनके अफसानों के सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वो इन घटनाओं को इस चाबुक दस्ती और फनकारी से पेश करती हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी की मुकम्मल और जीती जागती तस्वीर निगाहों के सामने आ जाती है। उन्होंने अपने किरदारों के द्वारा जिंदगी की बुराइयों को बाहर निकाल फेंकने की और उस हुस्न, मसर्रत और सुकून की आकृति बनाने की कोशिश की। जावेद अख्तर एक इंटरव्यू में कहते हैं, अक्सर लोगों के बारे में कहा जाता है कि फला शख्स अपने वक्त से आगे थे, लेकिन ये बात सचमुच किसी पर लागू होती है तो वो थी इस्मत चुगताई। इस्मत का मतलब होता है सम्मान, इज्जत, और यही मायने हर बार आड़े आ जाते थे जब इस्मत अपनी कहानियों में समाज की कड़वी सच्चाइयां लिखती। 21 अगस्त 1915 को बदायूं में जन्मी इस्मत चुगताई मिर्जा कासिम बेग चुगताई की 10 संतानों में से 9वें नंबर पर संतान थी। पिता आला अफसर थे, इसलिए बचपन अलग अलग शहरों में गुजरा। जोधपुर, अलीगढ़, आगरा। बड़ी बहनें जल्दी ब्याह दी गईं तो उनके खेल के साथी भाई ही बने। गिल्ली डंडा, फुटबॉल, घुड़सवारी, पेड़ों पर चढ़ना, वो सब करती जो लड़कियों के लिए मना माना जाता था। जब घर वालों ने 8वीं के बाद पढ़ाई रोकनी चाहिए तो इस्मत ने साफ कह दिया, अगर पढ़ाई रोकी तो ईसाई बनकर मिशनरी स्कूल चली जाऊंगी। किस्से कहानियों का शौक उन्हें शुरू से था। बड़े भाई आजीम बेग चुगताई उर्दू के लेखक थे। उन्हीं के किताबों का दरवाजा खुला तो चेखव, ओ हेनरी, टोल्स्टॉय से लेकर प्रेमचंद तक सबको पढ़ डाला। 1938 में उन्होंने लखनऊ की इजाबेल थोबन कॉलेज से बीए किया, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीएड। यही उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर राशिद जहां से। प्रगतिशील, बेबाक, औरत की आवाज उठाने वाली राशिद जहां। इस्मत ने उन्हें अपना गुरु माना। इस्मत कहा करती थी, मैं राशिद जहां की हर बात की नकल करना चाहती थी। वो बेझिझक, खुले अंदाज में बोलती थी और उनका कहना था कि इंसान जैसा भी अनुभव करे, जैसा भी महसूस करे, उसे वो कहने में शर्म नहीं करनी चाहिए। इस्मत कहती थी, मुझे रोती बिसुरती औरतों से नफरत थी। वफा और सब्र जैसी बातें जो औरत का जेवर कही जाती हैं, मुझे लानत लगती हैं। इश्क दिलो दिमाग की मजबूती है, ना कि जी का रूह। ये सब मैंने राशिद आपा से सीखा। लखनऊ के आईटी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्हें पहली बार खुला माहौल मिला और वो समाज की जकड़बंदियों से बाहर निकल आई। लिखना उन्हें बचपन में ही शुरू कर दिया था, लगभग 11-12 साल की उम्र से ही, लेकिन नाम से छपना 1939 में हुआ जब उनकी कहानी फसादी पत्रिका साकी में छपी। लोगों ने सोचा कि उनके भाई आजिम बेग का लिखा है, लेकिन उसी साल काफिर, खिदमतगार, ढीठ और बचपन लगातार छपते ही उन्होंने खुद को एक अफसाना निगार के तौर पर साबित कर दिया। इस्मत की सबसे बड़ी खासियत थी कि उन्होंने उन आवाजों को सुना और लिखा जिन्हें समाज ने दबा दिया था। जवान लड़कियां, घरों की औरतें, नौकरानियां, सबके भीतर की बेचैनी और बगावत उन्होंने कागज पर उतार दी। उनके किरदार साधारण, अक्सर कमजोर और खामियों से भरे होते, लेकिन भीतर से तरक्की और मासूमियत लिए। उन्होंने औरत की ख्वाहिशों और उसके जिस्मानी एहसास को पहली बार खुले तौर पर लिखा। सेक्सुअल डिजायर्स को इंसानी सच्चाई की तरह सामने बिना सजावट, बिना डरे रखा। उर्दू अफसाने में ये बिल्कुल नया और साहसिक था, और ये हिम्मत और भी खतरनाक मानी गई क्योंकि ये सब लिखने वाली एक औरत खुद थी। पितृसत्तात्मक समाज के लिए ये बात सबसे ज्यादा असहनीय थी कि एक औरत सेक्सुअल डिजायर्स पर लिख रही है।
प्रोग्रेटिव राइटर्स एसोसिएशन की बैठकों में इस्मत के दोस्ती मंटो और कृष्णचंद्र से हुई। बाद में राजिंदर सिंह बेदी, मंटो, कृष्णचंद्र और इस्मत चुगताई, इन चारों को ही मॉडर्न उर्दू लिटरेचर का पिलर कहा गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात शाहिद लतीफ़ से हुई, जो वहां मास्टर्स कर रहे थे। दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदली। हालांकि इस्मत शादी के खिलाफ थी। उनका मानना था कि मर्द या तो औरत को देवी का दर्जा दे सकता है या दासी का, बराबरी का कभी नहीं। लेकिन शाहिद लतीफ़ ने उन्हें बराबरी का दर्जा दिया और 1942 में दोनों ने शादी कर ली। इस्मत के पहले 2 कहानी संग्रह कलियां और चोटें ने उर्दू अदब में उनकी पहचान पुख्ता कर दी। गेंदा, खिदमतगार और इंतखाब जैसी कहानियों ने उन्हें और मजबूत जगह दिलाई। लेकिन उनका सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी था। 1942 में उन्होंने लिखा लिहाफ। ये कहानी एक उर्दू साहित्यिक पत्रिका अदब ए लतीफ़ में प्रकाशित हुई थी। लिहाफ एक छोटी बच्ची की नज़र से सुनाई गई दास्तान है, एक ऊंचे घराने की बेगम और उनकी नौकरानी रब्बो के बीच पनपते रिश्ते की कहानी। बेहद इशारों में लेकिन पूरे साहस के साथ औरतों के सेक्सुअल डिजायर्स और चाइल्ड अब्यूज जैसे गहन मुद्दों को सामने रखती है। लिहाफ यानी कंबल, रजाई, और उसे लिहाफ के साए में छुपी है वो बेचैनी जिसने उर्दू अदब में तूफान खड़ा कर दिया था। कहानी का एक हिस्सा सुनिए। सर सर फट कस बेगम जान का लिहाफ अंधेरे में फिर हाथी की तरह झूम रहा था। अल्लाह, मैंने मरी हुई आवाज़ निकाली। लिहाफ में हाथी फुदका और बैठ गया। मैं भी चुप हो गई। हाथी ने फिर लूट मचाई। मेरे रों कांपा। आज मैंने दिल में ठान लिया कि ज़रूर हिम्मत करके सिरहाने लगा हुआ बल्ब जला दूं। हाथ फड़फड़ा रहा था और जैसे उगड़ू बैठने की कोशिश कर रहा था। चपड़ चपड़ कुछ खाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई मज़ेदार चटनी चख रहा हो। अब मैं समझी, ये बेगम जान ने आज कुछ नहीं खाया और रब्बो मरदूद तो है ही सदा की चट्टू। ज़रूर ये तर माल उड़ा रही है। मैंने नथुने फुला कर सूं हवा को सूंघा। सिवाय इत्र, संदल और हिना की गर्म गर्म खुशबू के और कुछ महसूस ना हुआ। 2 औरतों के आपसी यौन संबंधों के विषय पर लिखी गई इस कहानी से अदबी दुनिया में भूचाल आ गया। उन पर अश्लीलता का मुकदमा कायम किया गया और उस पर इतनी बहस हुई कि अफसाना सारी जिंदगी के लिए इस्मत की पहचान बन गया। और उनकी दूसरी अच्छी कहानियां जैसे चौथी का जोड़ा, गेंदा, 2 हाथ जड़े, हिंदुस्तान छोड़ो, नन्ही की नानी, भूल भुलैया, महस और बिच्छू फूफी लिहाफ में दब कर रह गई। लिहाफ की वजह से उनके और उनके पति शहीद के बीच झगड़े हुए। ऐसा नहीं है कि बेबाक इस्मत आपा ने सारा क्रिटिसिज्म बिना किसी परेशानी के झेला हो। अपने संस्मरण अ लाइफ इन वर्ड्स में चुगताई ने लिखा है, मुझे आज भी लिहाफ की लेखिका कहा जाता है। इस कहानी ने मुझे इतनी बदनामी दिलाई है कि मैं ज़िंदगी से ऊब गई हूँ। ये मेरे लिए एक कहावत बन गई कि मैं उससे पिटती रही और उसके बाद मैंने जो कुछ भी लिखा वो उसके बोझ तले दब गया। इस्मत बताती हैं कि उन्हें इतने गंदे और गालियों से भरे खत आते थे कि मेल का बॉक्स खोलते हुए डर लगता था, जैसे कि उसमें सांप और बिच्छू बैठे हों। लिहाफ के शाया होने के 2 साल बाद उन्हें लाहौर के जेल का समन आया। अपने संस्मरण लिहाफ के इर्द गिर्द में इस्मत बताती हैं, दिसंबर 1944 की एक ठंडी शाम के करीब 4 बजे इस्मत चुगताई के घर की घंटी बजी। नौकर ने घबरा कर आकर कहा कि बाहर पुलिस खड़ी है। इस्मत के पति शाहिद दरवाजे पर पहुंचे। पूछा, क्या बात है? पुलिस इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, हम समन लेकर आए हैं। समन किसके लिए? शाहिद ने चौंक कर कहा, इस्मत चुगताई के लिए। समन लाहौर से आया है। पुलिस ने सीधी बात कही। इस्मत ने अपनी आत्मकथा माय फ्रेंड माय एनिमी में उस पल का जिक्र किया। इस्मत आगे लिखती है कि मैं नंगे पांव दरवाजे तक चली आई। पूछा, ये कैसा समन है? पुलिस वाले ने कहा, आप खुद पढ़ लीजिए। कागज पढ़ते ही इस्मत की हंसी छूट गई, क्योंकि उसमें लिखा था इस्मत चुगताई वर्सेस द क्राउन। और फिर उन्हें समझ आया कि उन पर उनकी कहानी लिहाफ के लिए अश्लीलता का आरोप लगाया गया और जनवरी में उन्हें लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना है। पहले तो उन्होंने समन लेने से इनकार किया, कहा मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। पुलिस ने सख्ती से जवाब दिया, अगर आप नहीं करेंगी तो गिरफ्तार कर ली जाएंगी। आखिरकार लंबी बहस के बाद इस्मत को दस्तखत करने पड़े। कुछ ही देर बाद उन्हें सादत हसन मंटो का फोन आया। मंटो पर भी अश्लीलता का मुकदमा था और दोनों का मामला एक ही दिन एक ही अदालत में सुना जाना था। इस्मत ने लिखा, मंटो इतने खुश थे मानो उन्हें कोई मेडल मिल गया हो। मैं अंदर से कांप रही थी, लेकिन उनका उत्साह देखकर मेरा डर कम होता गया। मगर इसके बाद मेरे घर गालियों और अपमान से भरे खत आने लगे। वो खत इतने भद्दे थे कि अगर लाश के पास पढ़े जाएं तो वो भी उठकर भाग जाए। मुकदमे में हुआ ही क्या? जज ने पूछा, क्या आपने ये कहानी लिखी है? इस्मत ने कहा, हाँ। इसके बाद उन्हें लाहौर की सड़कों पर तांगे में बैठकर दिन भर खरीदारी की। अदालत ने अगली तारीख डाल दी, नवंबर 1946 की। इस्मत चुगताई और मंटो दोनों अदालत में पेश हुए। मंटो के मामले में उनकी कहानी बू पर सवाल उठाया गया था।
जब गवाह से पूछा गया कि इसमें कौन सा शब्द अश्लील है तो उसने कहा छाती। मंटो के वकील ने तर्क दिया कि छाती कोई अश्लील शब्द नहीं है, इसमें अश्लीलता खोज लेना तर्क संगत नहीं। जज ने भी इस दलील को माना। इसके अगले दिन लिहाफ पर सुनवाई हुई। अदालत में गवाह ने कहा कि ये आशिक जमा कर रही है, ये लाइन जो लिहाफ में आती है ये अश्लील है। इस पर इस्मत के वकील ने पूछा कि इसमें कौन सा लफ्ज अश्लील है, आशिक या जमा करना। गवाह ने संकोच के बाद जवाब दिया कि आशिक। वकील ने कहा कि आशिक लफ्ज तो उर्दू शायरी, नज़मों और यहाँ तक कि धार्मिक नातों में भी यूज होता आया है। गवाह ने बहस की और माना कि हाँ ये लफ्ज आम हो सकता है, लेकिन लड़कियों के लिए आशिक जमा करना जायज़ नहीं है। वकील ने फिर पूछा जायज़ क्यों, क्या गैर इज्जतदार लड़कियां आशिक नहीं रख सकती? गवाह ने मान लिया कि हाँ वो रख सकती हैं, लेकिन समस्या यह है कि एक पढ़ी लिखी और इज्जतदार महिला लेखिका ने इस पर लिखा है। यानी असली दिक्कत ना तो लफ्ज पर थी और ना ही कहानी पर, बल्कि इस बात पर थी कि एक इज्जतदार घराने की औरत ने समाज की अंधेरी सच्चाई को उघाड़ने का साहस कैसे किया। आखिर अदालत ने इस्मत चुगताई और मंटो दोनों को बरी कर दिया। बाद में जज ने इस्मत को अपने चेंबर में बुलाकर कहा कि उन कहानियों में कोई भी अश्लीलता नहीं मिली, हालांकि मंटो की कहानियों में कुछ गंदगी ज़रूर है। इस पर इस्मत ने ठंडे आवाज़ में जवाब दिया, लेकिन ये दुनिया भी तो गंदगी से भरी हुई है। इस्मत ने आगे चलकर 50 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी, कई सारी नॉवेल्स, नाटक, निबंध लिखे। अगर आपने अब तक इस्मत को नहीं पढ़ा है और सोच रहे हैं कहाँ से शुरुआत करें, तो हम आपको 4 कहानियाँ रिकमेंड किए देते हैं। लिहाफ, टेढ़ी लकीर, मासूमा और छुई मुई। इस्मत चुगताई की कलम ने केवल कहानियों तक ही खुद को महदूद नहीं रखा, बल्कि उनका काम फिल्म की दुनिया में भी खूब चमका। उन्होंने अपने पति निर्देशक शाहिद लतीफ़ के साथ मिलकर कई फिल्मों के लिए लिखा, जिसमें जिद्दी और सोने की चिड़िया जैसी मशहूर फिल्में शामिल है। इस्मत लिखती थी और शाहिद उन्हें पर्दे पर उतारते थे। राइटर और डायरेक्टर की जोड़ी, ये कलात्मक साझेदारी इस दौर में बेहद खास थी। उनकी कहानी पर आधारित फिल्म गर्म हवा के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, जो भारतीय सिनेमा में उनके साहित्यिक योगदान की एक और मिसाल है। ये थी इस्मत। जैसे मंटो जाहिर करते हैं, इस्मत की कलम और जुबान दोनों तेज चलते हैं। जब वो लिखना शुरू करती हैं तो उनकी सोच आगे निकल जाती है और शब्द उनसे तालमेल नहीं बिठा पाते। जब वो बोलती हैं तो उनके शब्द एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। अगर वो किचन में चली जाएं तो हर ओर तबाही आ जाए। वो इतना तेज सोचती हैं कि आटा गूंथने से पहले ही दिमाग में चपाती बना लेती हैं। अभी आलू छिले भी नहीं और उनकी कल्पना में सब्जी बन चुकी होती है। इस्मत हमेशा कहा करती थी कि उन्हें कब्र से डर लगता है। वो आपको मिट्टी के नीचे दबा देते हैं, आपको घुटन महसूस होती है। मैं चाहूंगी कि मेरी मौत के बाद मुझे जलाया जाए। और हुआ भी वही। 1980 के दशक में उन्हें अल्जाइमर्स ने अपना शिकार बना लिया और 24 अक्टूबर 1991 को लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत मुंबई में उनके घर पर हुआ। और जैसी उनकी ख्वाहिश थी, उन्हें दफनाया नहीं बल्कि जलाया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार, इकबाल सम्मान, मखदूम अवार्ड, नेहरू अवार्ड, पद्मश्री, इस्मत चुगताई की कहानियाँ फेमिनिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, लिटरेरी रियलिज्म और मिडिल क्लास तबकों में छुपे असली समाज के सचों में ढली हुई थी। इस्मत ने सिर्फ वो लिखा जो उन्होंने महसूस किया, जो उन्होंने जिया। जैसे इस्मत आपा खुद कहती थी, अपने अंदर झांकने की हिम्मत रखो, वहाँ बहुत सारी कहानियाँ छिपी हुई हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे सर्वेश। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें खबरगांव के साथ।